मौजूदा मुल्की मामलात पे ज़रूर बात करेंगे जी। जेल भरो तहरीक पे ही बात करेंगे। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो शिकंजे इस वक्त को नज़र आ रहे हैं तंग होते हुए, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ एग्जेक्टिव परवेज़ मुशर्रफ साहब कल इंतकाल कर गए और उनकी आज कराची के अंदर उनकी तदफीन होनी है। और मेरा तो मुतालबा है कि उनको फुल डिग्निफाइड तरीके से स्टेट प्रोटोकॉल में स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो देना चाहिए। मुल्क के लिए उनकी खिदमात भी हैं, उनका कंट्रोवर्शियल रोल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी खिदमात को भी देखा जाए और उनकी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो उस पर एक बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। लेकिन मैं ज़रा पहले बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ था। मैं जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आया तो ये वही दौर था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने PTV न्यूज़ को भी बहुत हद तक आज़ाद कर दिया हुआ था। और प्राइवेट मीडिया के तो वो फाउंडर हैं ही। मतलब आज जो अरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है, अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है पाकिस्तानी मीडिया, ये ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में इतनी डेमोक्रेटिकली करेज थी कि उनकी 2 दफ़ा गवर्नमेंट्स आई 1988 में और 1990s में, कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो प्राइवेट मीडिया की सूरत में इस कौम को तोहफा दे। हालांकि वो भी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, उनको सब पता था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होती है। ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनकी 2 दफ़ा गवर्नमेंट्स आई 90 और 99 में बर्खास्त हुई, फिर कि उन्होंने कभी जो है वो प्राइवेट मीडिया या प्राइड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको इनकरेज किया। और उस ज़माने में भी हमारा जो नेबर था हिंदुस्तान, उसमें ZTV और इस तरह के दूसरे प्राइवेट चैनल्स बन चुके हुए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इलाके में प्राइवेट मीडिया नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, तो हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं था, बेनज़ीर साहबा को या नवाज शरीफ साहब को। लेकिन मुशर्रफ में ये टॉलरेंस थी, मुशर्रफ साहब में टॉलरेंस थी। ही इज़ द फाउंडर ऑफ प्राइवेट मीडिया इन पाकिस्तान। और उन्होंने उनके दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रद्द भी हुआ, लेकिन बड़े मुख्तसर टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी लगा दी गई, कुछ दिनों के TV चैनल्स को बंद कर दिया। लेकिन लार्जर स्केल पर अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आज भी, मतलब PDM की गवर्नमेंट के अंडर आप PTV न्यूज़ देख लें, पीपल्स पार्टी की रिसेंट गवर्नमेंट जो गुजरी थी उसके अंडर जरदारी साहब की PTV न्यूज़ देख लें, इमरान खान की जो गवर्नमेंट गुजरी उसके नीचे PTV न्यूज़ देख लें, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का शायबा तक नहीं। और ये तमाम लोग डेमोक्रेट्स हैं। और मुशर्रफ साहब एक फाशिस्ट होते हुए भी, एक डिक्टेटर होते हुए भी जो है, उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो आज इतने भरमार हुई हुई है चैनल्स की, ये जो सोशल मीडिया जो बतन से निकला है प्राइवेट मीडिया के, ये सब परवेज़ मुशर्रफ वन मैन शो, ही वॉज द ऑल इन ऑल देन। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था किसी का, उन्होंने उसके बावजूद जो है इस चीज़ को इंडोर्स किया। मुशर्रफ साहब के दौर पे बहुत सी बातें हो सकती हैं। उन्होंने 99 का मार्शल लॉ जो था या जो उन्होंने टेक ओवर किया उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने जो जजेस को जिस तरह इमरजेंसी लगा के 2 दफ़ा जो है पाबंद सलासल किया, इस पर भी कोई उनको डिफेंड नहीं कर सकता, वो गलत था। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अगर आर्टिकल 6 लगाने के जो लोग दावेदार हैं परवेज़ मुशर्रफ पे, आज भी बात कर रहे थे, वो रज़ा लबानी साहब खड़े होकर स्पीचेस कर रहे हैं सेनेट के अंदर, तो आर्टिकल 6 को जो है ज़रा खोल के पढ़ लें। आर्टिकल 6 सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ पे नहीं लगता, आर्टिकल 6 उन तमाम लोगों पे लगता है जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने उनके कू या उनकी हुकूमत को जो है दुआम बख्शी। और उसके अंदर फिर अगर मैं लाइन लगा के देखूं तो चौधरी परवेज़ इलाही से लेकर तो पता नहीं कौन कौन से रिटायर्ड जनरल से लेकर जजेस भी आएंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी वो दौर आएगा जब उन्होंने फुल जस्टिफाई किया था कि वर्दी वाला प्रेसिडेंट भी मुल्क का हो सकता है, रेफरेंडम भी जायज़ है, सब कुछ हो सकता है, वो तरमीम भी कर सकता है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने साथ देते हुए परवेज़ मुशर्रफ का उस वक्त 99 के उसके अंदर ये किया। तो फिर सब आएंगे, फिर पॉलिटिशियंस भी आएंगे, फिर उन पर भी लगाएं आर्टिकल 6 गद्दारी का। फिर आप लगाएं उसके ऊपर जो आपके जर्नैल हैं उस ज़माने में जिन्होंने सपोर्ट किया परवेज़ मुशर्रफ के कू को, उस पर भी लगाएं। और फिर आप उस ज़माने के जजेस और सियासतदानों पे भी लगाएं। तो सिर्फ एक बंदे को सिंगल आउट करके स्पेशल अदालत बना के आर्टिकल 6 लगा के, इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती। उसको मैंने उस वक्त भी कंडेम किया था जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट कंडेम किया था। एक फेक मूवमेंट थी मेरे नज़दीक। और उसके बाद आप देख लें कौन सी अदलिया में दूध और शहद की नहरें बहगी, खासतौर पर लोअर अदलिया में कौन सा इंसाफ का निज़ाम कायम हो गया लोअर अदलिया के अंदर, जो बड़ा इंकलाब आया था। तो एक और क्वालिटी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, वो मुल्क जिसको सियासतदानों ने अरबों के हिसाब से लूटा, खरबों के हिसाब से लूटा, आप आज भी एक पाई परवेज़ मुशर्रफ के खाते में से निकाल नहीं सकते कि ही वॉज करप्ट। ये आप नहीं साबित कर सकते। बाकी सारी बातें आप कह सकते हैं फ्रॉम द वेरी ऑनसेट ही वाज डिक्टेटर, तो वो तो थे ही गलत। लेकिन ये जो उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मुल्क में और इस मुल्क में इनलाइटेंड मॉडरेशन की अप्रोच और करप्शन जो है और जिस तरह की डेवलपमेंट उनके दौर में हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई,
ये तमाम चीज़ें उनका क्रेडिट है। उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि अमेरिका के साथ वॉर में शिरकत करने का फैसला ग्रॉसली गलत था या कोई चॉइस नहीं थी, ये तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा क्योंकि ज़ाती एक वो है तो मैंने कहा ये तो मैं अपना कर दूँ, इस पर बात हमारे पैनलिस्ट भी चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, अरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की मैं और उस्मा बुखारी साहब भी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, उनके वालिद साहब की वजह से बहुत ही वेटरन जनरल थे हुए पाकिस्तान के, उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकातें हुई, बहुत कमाल शख्सियत थे। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले सर आपकी तरफ, मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए, मैं चाह रहा हूँ अगर आप चाहें तो कुछ बात करें उनके ऊपर। जी जी ज़रूर। सबसे पहले तो उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए। उनकी फ़ैमिली के लिए दिली ताज़ियत, दिली दुआएं, दिली हमदर्दी। दूसरी बात कि वो शुरू करता हूँ शशि थरूर के इस जुमले से जो आज हमारे अखबारों में छपा है कि वो परवेज़ मुशर्रफ भारत के नाकाबिले तस्खीर दुश्मन थे। वाह। यानी ये दुश्मन कह रहा है कि वो हमारे नाकाबिले तस्खीर दुश्मन थे। 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल, सारी उम्र पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले, और आखिर अंजाम था कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। आपने जो बताया बिल्कुल वो उनका कसूर ये है कि वो फ़ौजी आमर थे, सिविलियन डिक्टेटर नहीं थे। सिविलियन डिक्टेटर होते तो आज पूरी जमहूरियत आंसू बहा रही होती। अकबर बुगटी, डॉक्टर शाजिया रेप केस, और यहाँ ये आज जिसका जिक्र नहीं कर रहे रज़ा रबानी साहब, काश खड़े हो जाते और कहते कि जिन्होंने उनसे NRO लिया वो भी आज बुरे हैं, और जिन्होंने उनके साथ ढीलें की वो भी बुरे हैं, और जो उनकी छतरी के तले इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे वो भी बुरे हैं। लेकिन वो आधा सच बोले उन्होंने, और आधा ही बोलना चाहिए था उन्हें। उनको याद नहीं कि जरदारी साहब को अमीन फ़हीम रात को तारीकी में ड्राइव करके ले जाते थे। बेनज़ीर भुट्टो मिसाके जमहूरियत करके के सर्विंग जनरल से नहीं मिला, दुबई में शाही महल में किन से मिला करती थी। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो डील भी फरमा ली थी कि मुशर्रफ साहब बताया करते थे कि मैं 5 साल सदर रहना था और उन्होंने 5 साल वज़ीर आज़म बनना था। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनसे हलफ लिया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों ने भी उनसे हलफ लिया। मुशर्रफ के चंद बातें हैं मुशर्रफ साहब की कि ये जब उन्होंने 2007 में इक़्तिदार छोड़ा तो 6000 अरब कर्जा था हमारा, और फिर उसके बाद आज 50,000 अरब है। डॉलर 60 रुपये का था, 18 अरब डॉलर ज़र मुबादला था, और जब वो आए तो याद रहे कि 1.5 अरब डॉलर ज़र मुबादला था, 18 अरब डॉलर पर छोड़ गए। बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम दिया उन्होंने, हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख का। लोग MNA MPA का इलेक्शन नहीं लड़ते थे, नाज़म का लड़ते थे। ये अपनी पार्टी में इंतखाबात से भाग रहे हैं। कोई भी पार्टी इनमें ऐसी नहीं है कि जो बल्दियाती इंतखाबात कराए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका दिया हुआ है, जैसे आपने बताया, सबसे ज़्यादा निजकारी उनके दौर में हुई। मुल्की इदारों का ये हाल था कि स्टील मिल 8 अरब के प्रॉफिट में थी। तारीख की सबसे बड़ी, जैसे आपने बताया, गैर मुल्की इन्वेस्ट सरमायाकारी 8 अरब डॉलर डायरेक्ट जो हुई वो उनके दौर में हुई। दुनिया की जदीद तरीन मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का आगाज़ उनके दौर में हुआ, और नेप्रा, ओगरा, नादरा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इदारे उनके दौर में बने। सेहत और तालीम का रिकॉर्ड साज बजट उनके दौर में हुआ। और मुशर्रफ के आने से पहले जितनी पूरे पाकिस्तान की तारीख में PhDs की थी वो मुशर्रफ दौर में उससे ज़्यादा लोगों ने PhDs HEC को बड़ा प्रमोट किया, डॉक्टर अताउर रहमान और वो जी ज़री कर्जे रिकॉर्ड दिए। 4600 किलोमीटर की सड़कें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अरूज पर। CPEC की इब्तदाई मनसूबाबंदी उनके दौर में हुई। मुल्क से बाहर हमारी कोई अगर 2% की इज्जत थी तो वो उनके दौर में थी। मुल्क के अंदर अगर बिजनेस और तरक्की और खुशहाली थी तो वो उनके दौर में थी। रियल स्टेट बूम पे गया, और सबसे बड़ी बात जिसके आगे आज हम लेटे हुए, घुटने टेके हुए, IMF से उनके दौर में निजात मिली। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स आपने सब बताई हैं। बिल्कुल, इंसान जब चला जाए तो ज़रा उसकी अच्छाई, क्योंकि भट्टी साहब होता ये है कि गालियाँ देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी की कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन बंदे की भी अच्छाई बयान करने वाले बड़े कम लोग हैं। तो मैं इसके साथ ही आप चाहूँगा कि इसको ज़रा आज के मौजू को भी खोल दिया जाए। बिल्कुल, अभी मुशर्रफ साहब की जो है मैयत आनी है कराची के अंदर, और हमने देखना है उनका स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे जो आज के पैनलिस्ट हैं बाकी के, ऑब्वियसली उनको तो हम नहीं कह सकते कि वो कमेंट करें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो अब ओपन हाउस कर रहा हूँ उस्मान डार साहब से बात करके कि डार साहब ये जेल भरो तहरीक जो है, इमरान खान साहब इसको लेके आए हैं अब,
ये अब आपकी नई मंजिल जो है वो पाई है, करार पाई है। ज़रा सुन लें इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, किस तरह इंदराज होगा इसका, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि जेल भरो तहरीक जो है वो होती किस तरह है। तो तरीके भी समझाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जेल भरना है तो फिर तरीका वो है जो मैं आपको भी बताने लगा। पहले इमरान खान साहब की बात सुनवा दें सबको। जी, जेल भरो तहरीक। अच्छा जी, डार साहब आपको पता होगा, आपको अगर जेल में जाना है ना, उसके लिए पहला तरीकाकार जो मेरे सामने लिखा हुआ है वो ये है कि अरकान जो है ना आपके, उनको कोई काबिल 10 अंदाज जुर्म करना होगा पीटीआई वालों को, वरना पुलिस बगैर वजह गिरफ्तार नहीं करेगी। और इसलिए जेल जाने के लिए FIR या मुकदमे का होना बड़ा ज़रूरी है। तो काबिल दस्त अंदाज जुर्म ऐसा जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती, पहले तो वो आपने, हंस तो बड़े रहे हैं आप, पहले तो मेरे भाई आपको वो करना पड़ेगा, आपको भी आपके कारकुनों को भी। नंबर 2 तरीका, जिसके बाद इमरान खान की ख्वाहिश पूरी होगी कि आप लोग यार, वैसे मैं हैरान होता हूँ यार डार भाई, आपस की बात है कि यार चलती चलाई आराम से आपकी गवर्नमेंट, जब आपकी गवर्नमेंट चली भी गई, अच्छे भले आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन 125 मेंबर बैठे हुए थे, इमरान खान साहब की विजन घूमी और उसने पहले तो कहा कि ऑपोजिशन लीडर ही पीटीआई करे होगा, सब रिज़ाइन कर दो, और सब रिज़ाइन हो गए वहाँ से, आप असेंबलियों से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए। उसके बाद वो अच्छी भली बनाई आपकी, इतनी मेहनत करके ज़िमनी इंतखाब जीत के हमजा शहबाज को ढहा के आपकी अच्छी भली चलती चलाई पंजाब की गवर्नमेंट, इमरान साहब ने कहा ये मुझे गवारा नहीं है कि इतनी इज्जत और इतनी शान, इतनी ताकत, उन्होंने कहा चल भी उठा के उसको, फिर अब आप कह रहे हैं जेल भरो। तो मेरे भाई दूसरा तरीका ये, पहला तो ये कि काबिल दस्ते अंदाज जुल्म करना होगा मेरे भाई डार ने और उनके फॉलोअर। फिर दूसरा ये है कि एक और तरीका भी हो सकता है मेरे भाई, कि जिन आपके लीडर्स के ज़मानतें हुई हैं ना मुकदमों में, वो जाकर सीधा अपनी जो है ज़मानतें खुद ही वापस ले लें, ताकि पुलिस को गिरफ्तार कर लें, जेल भरो तहरीक हो जाएगी कामयाब। और तीसरा ये कि पीटीआई के वो लोग जिन पर कोई मुकदमा नहीं, लेकिन इमरान खान के कहने पे अब वो जेल में जाना चाहते हैं, गिरफ्तारी देना चाहते हैं, तो वो कार्य सरकार मुदाखलत या जहां 144 दफ़ा की खिलाफ वर्जी हो ना, वहां चले जाएं, बस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करें, पुलिस फौरन गिरफ्तार करेगी। जी डार साहब, तरीके तीनों बता दिए आपको मैंने, जेल भर गया। देखिए क्विकली, एक तो मैं दुआ गो हूँ कि रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि अगर उनके बारे में कोई अच्छी बात की जा सकती है हम उस पर बात करें। अदरवाइज़ आपने और भट्टी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया। मैं सिर्फ वन लाइनर कहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दार नहीं थे, मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। तो इसलिए जो भी गद्दारी के मुकदमात उन पे चलाए गए और उस पे उन्हें जिस तरह मलाइन किया गया और उनको जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उस पे मैं सिर्फ वन लाइनर यही कहना चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था, गद्दार नहीं था। अब आपने बात की है केसेस की, तो आपने मुझे 1 मिनट देना है। आपने मुख्तलिफ आपने जी बताएं। अच्छा, मैं अभी आपको ये चौथा तरीका बता रहा हूँ ना, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके। दिखाओ जी, दिखाओ डार साहब। चौथा तरीका पाकिस्तानियों, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये निकाला है कि कामरान ये हमारे वर्कर्स को उठा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। मसलन सियालकोट में गुज़श्ता 4 दिनों से जुवेद अली नामी वर्कर हमारा इन्होंने उठाया हुआ था पाकिस्तानियों, और मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बार बार कह रहा था ये गायब है, उसके घर वाले परेशान हैं और ये इसको मेरे खिलाफ, उस्मान डार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं। और अब ये उसका 164 का स्टेटमेंट अप्रूवर का मैं कामरान शायद के प्रोग्राम में नजीम पाकिस्तानी को दिखा रहा हूँ, वो आ चुका है। और कामरान उसको इन्होंने पकड़ा इस केस में कि अभी ये जो ग्रेड 4 की कोई नौकरियाँ आई हैं उसमें मुझे पता भी नहीं उसने नौकरी कैसे ली, क्या हुआ, और उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू था, उस पर पर्चा करने के बाद उससे ये स्टेटमेंट ले लिया। हालांकि उसके उठाए जाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन 4 दिन तक जब तक वो माना नहीं कि जी ये जो डेवलपमेंट की जा रही है सियालकोट में, इसमें मुख्तलिफ ठेकेदारों से उस्मान डार ने या उसकी फैमिली ने मिलकर करप्शन किया, ताकि हम पंजाब के एंटी करप्शन के महकमे को फाल बना सकें। मैं पहला सवाल उठाता हूँ कामरान आपके प्रोग्राम में, ये कितनी मजीद तबाही करेंगे पाकिस्तान के अदारों को, और कितना पाकिस्तान के अदारों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंटी करप्शन को ले लें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आप ले लें। और दूसरा, जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शहर सियालकोट मेरी गवाही देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ठीक है। ये तो मैं देखें आप बादी नजर में मुझे भी साफ शफाफ लगते हैं उस्मान भाई, लेकिन अब ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, हमने मौक़िफ़ दिया आपका। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये तो फिर इमरान खान के नक्शे कदम में चलते हुए, अच्छा ये लोग जेलों में जा रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा ली अपनी, और वाकई आप लोगों का दिमाग यही कह रहा है कि
अब जेल भर दें, पहले आपका दिमाग ये कह रहा था कि इमरान खान को लब्बैक कहें, असेंबलियों से बाहर आके सड़कों में रुलें, फिर आपके दिमाग ने ये कहा कि इमरान खान पे लब्बैक कहें और पंजाब असेंबली अपनी पावर खुद ही छोड़ दे। अब आपका दिमाग ये कह रहा है कि इमरान साहब कह रहे हैं कि खुद तो वो नहीं जा रहे जेल में। ये दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है। मैंने महात्मा गांधी की देखी थी, या उनको गिरफ्तार किया जाता था तो उसके रिएक्शन में उनके बंदे कहते थे कि जनाब आपने हमारे लीडर को गिरफ्तार किया है, अब हम भी आ रहे हैं वॉलंटरली देने के लिए, और वो तोड़ते थे लॉ को, कर्फ्यू तोड़ते थे जो तोड़ते थे, या उनका लीडर खुद गिरफ्तारी पहले देता था और बाद में लोग फॉलो करते थे। लीडर तो आपके बैठे हैं जमान पार्क में, बाहर प्रोटेक्शन लगाई हुई उन्होंने, आप लोगों को कह रहे हैं कि जलीलों के जेल भरो। ये कौन सी लीडरशिप है भाई, समझाएं जरा थोड़ी सी। कामरान, ये जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से पैगाम है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को, इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, मुआशी दहशतगर्दों को, इकोनॉमिक हिटमैन्स को। वो ये इन्होंने आजम स्वाति को पकड़ा, डॉक्टर शहबाज गिल को पकड़ा, फवाद चौधरी को पकड़ा, शेख रशीद को पकड़ा। इन सब को पकड़ने का मकसद ये जो मेरे खिलाफ एक झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस्मान डार का मुंह बंद कर दें। उस्मान डार कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठकर, मुख्तलिफ चैनल्स में प्रोग्राम में बैठकर अपने लीडर इमरान खान के साथ डट के खड़ा है, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करता है, अपनी आवाज बंद नहीं कर रहा उस्मान डार। आप तैयार हैं मेरे भाई, वॉलंटियरली जेलों में जाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम से इनको पैगाम देना चाहता हूं कि ये कागज के टुकड़े और ये वर्कर्स को उठाकर अगवा कर 164 के बयान लेने से आज भी डट के मैं जमान पार्क में बैठा हूं अपने लीडर के साथ, डट के खड़ा हूं इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान के साथ खड़े होने के ऊपर हमारे एंटी करप्शन के पर्चे आने हैं, गद्दारी के पर्चे आने हैं, सेडेशन के पर्चे आने हैं, लेने को तैयार है कामरान ये सारा कुछ अपने ऊपर, लेकिन इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, उसमें आपको मेरी आवाज आ रही है? उसमें साहिबा जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। भाई ये आप एक तरफ तो आप इनको उस्मान डार को भाई कहती हैं, दूसरी तरफ आपने उनके ऊपर जो उनके बंदों को पकड़ के उनके खिलाफ केस हो रहे हैं जिसमें हाथ लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट का। पहले तो ये क्लियर कर दे, दूसरा अगर इमरान खान ने जेलें भर दी, अगर जेलें भर दी तो आप लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो जो परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में बात हुई, मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि चूंकि वो हयात नहीं है, तो जो मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ उसको मैं थोड़ा मोहतात तरीके से बात करूंगी, क्योंकि उनका एहतराम है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में होते तो जाहिर है हम उनके बारे में बात करते भी रहे हैं और हमने खुद भुगता भी है जाती तौर पर उनके दौरे हुकूमत को। आपके तमाम जो कारनामे आपने बयान किए या भट्टी साहब ने किए वो अपनी जगह पर होंगे, लेकिन इतना बड़ा जो उनका कारनामा है कि वो वाहिद वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में 2 दफा इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने जजों तक को जो है वो कैद किया, जिन्होंने जो है वो बड़ी जो अभी आपने सुहाने दौर याद कराया भट्टी साहब ने हमें, वो अमेरिका से डॉलर आ रहे थे उस जंग में कूदने के जिसका आज भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और ज़ाहिर डार साहब को तो अच्छा लगेंगे परवेज मुशर्रफ, ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो है उनके पुराने टाइगर थे और उनके लिए जो है भंगड़े डालते हुए उनके रेफरेंडम में वोट मांगते फिर रहे थे। तो इसलिए मेरी आपके लिए छोटी बात होगी जी, आइन को जो है वो मुअत्तल कर देना, आइन को जो है वो जूते की नोक पर रख लेना आपके लिए छोटी बात होगी। एज ए डेमोक्रेट मेरे लिए नहीं है। और मेरे पास बहुत सारी और भी एक लंबी चार्जशीट है जो मैं उनके बारे में कह सकती हूँ, और वो तारीख ने लिखा है, किसी के मानने या ना मानने से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तारीख लिखती है और तारीख ने सब कुछ लिखा है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। मेरे थोड़े कहे को ज्यादा मान लिया जाए। मैंने सिर्फ एक चीज हुज्जत तमाम कर लूं, सिर्फ मुशर्रफ नहीं ना, फिर जब आपने चौधरी परवेज लाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी ने बनाया तो वो किस हैसियत से बनाया गया, उनको फिर आर्टिकल 6 उस पर भी लगना चाहिए था। इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट में नून लीग जो खड़ी हुई थी, इफ्तिखार चौधरी पे क्या सुरखाब के पर लगे हुए थे भाई? इफ्तिखार चौधरी तो पूरा दस्ते राज थे शुरू में मुशर्रफ साहब के, आप लोगों के फैसले नहीं पड़े 2005 तक जो फैसले उनके हक में दिए हुए? कोई वर्दी वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे रही है और इफ्तिखार चौधरी साहब लिख रहे हैं कि वर्दी वाला पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो सकता है, उस पर आर्टिकल 6 नहीं है। वर्दी वाला जो है वो तरमीम कर सकता है पार्लियामेंट की जगह पे, उस पर आर्टिकल 6 जजेस पे नहीं लगा। आपने एक बंदे को सिंगल आउट कर दिया, ये ज्यादती है, क्योंकि आप लोगों को पीएमएलएन को सूट करा था उस वक्त, उसको उतारना, तो अब आप उस पर ना जाए, अब आप जेल भरो तहरीक पे आ जाए कि अगर लाखों करोड़ों नहीं थोड़ी सी रिकॉर्ड चले, फिर आप करें बात, इसमें चले आपने दोबारा शुरू कर दिया। मैं चाह रही थी कि मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझा जाए, लेकिन आपने चूंकि दोबारा शुरू कर दिया तो मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। वो आपको, मुझे एहतराम है आपकी जाती जो उनके साथ वाबस्तगी है उसका, लेकिन जो है थोड़े से हकाइक को हमें सीधा इसलिए रखना चाहिए कि एक तरफ आपने खुद कहा वो वन मैन शो थे
और डिक्टेटर जो है, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जो है काश इस मुल्क में आइन को तमाशा बनाने वालों की सजा जो है वो वाकई उनको दी जा सके। काश उन सबको जो है वो सजा दी जा सकती जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को इस मुल्क पे मुसल्लत किया था। लेकिन यह है कि क्या परवेज मुशर्रफ को सजा मिल गई थी जिसपे आर्टिकल 6 लगा? क्या उसको सजा मिल गई थी? क्या जजों को सजा मिल गई? पाकिस्तान क्या में जजों को सजा मिली? क्या उन पॉलिटिशियनों को सजा मिली जिसने मुशर्रफ का साथ दिया? साथ साथ जवाब भी देना प्लीज, साथ उसके प्लीज। जी जी जनाब, मैं जवाब देना चाह रही हूँ, आप सुन ले जरा। आपने इफ्तिखार चौधरी को हीरो बना दिया मूवमेंट चला के। मैं तो ये कह रही हूँ काश पाकिस्तान में वो दिन आ जाए जिस दिन जो है वो पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल करने वालों को सजा दी जा सके और सरेआम दी जा सके। लेकिन जिसको सजा मिली बाकियों को भी मिलनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करती हूँ एज ए डेमोक्रेट, मैं बिल्कुल समझती हूँ जो डिक्टेटर को सपोर्ट करे उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या परवेज मुशर्रफ को जिसको एक सजा मिली गई, पहली दफा मुल्क में आर्टिकल 6 का मुकदमा चल ही गया, क्या उसको सजा पे इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए, इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 6 है कि जिसने आर्टिकल 6 लगाया, जिसने आयन तोड़ा और जिसने उसका साथ दिया, आप आयत को एंड में नहीं आधा करके नहीं पढ़ सकते, आपको आयत पूरी पढ़नी पड़ेगी, आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा देखना पड़ेगा, आपको कानून की पूरी आर्टिकल पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मेरी बात सुने, आपने रेवोल्यूशन तो आप लेके आए, जाहिद हामिद जिसको आपने वजीर कानून बनाया, ये वही था जिसने एमरजेंसी लगा के जजों को बंद किया था मुशर्रफ साहब कैबिनेट में। अमीर मुकाम वही थे जो आपके लीडरशिप के दिल के करीब थे। तो आप लोगों के कौन से असूल है यार? बात ये हो रही है कि चले अब इस पर अगर डिबेट करनी है मैं तो करने को तैयार हूं, लेकिन आज अगर हम जेल भरो तहरीक पे आ जाए, क्या ख्याल है? मुशर्रफ का तो रिप्रेजेंटेशन इस वक्त, ये बड़ी चीटिंग, कामरान बड़ी चीटिंग है खुद यार वो बंदा इस दुनिया चला गया है, अब आप उनकी जान छोड़ दें। आपने कारनामा कर लिया, गद्दारी का मुकदमा बना दिया, मुबारक हो आपको, ठीक है। अच्छा जी, खैर मुबारक। अब मैं कह रहा हूँ करोड़ों लोग जो है जेलों में जाने को तैयार है, उसको संभाले भाई। इमरान खान की कॉल अगर वाकई किसी आइन मेरी लाडली बहन, नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, बड़े बात कर रहे हैं, बच्चों के बीच में बात नहीं हो रही, बड़े बात कर रहे हैं। उसमें टेलीफोन पे से पहले बात कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो मेरी बड़ी बहन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, एक दफा किसी आइन शिकन को सजा मिल जाए तो इमरान खान जैसे जो छोटे छोटे सिविल डिक्टेटर है ना, उनको जो है पाकिस्तान आइन को मुअत्तल करने का और असम्बलियां तोड़ने का जो है शौक उनका, वो शायद उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा सकती थी। ये अभी देखो ना, जेल भरनी है एक तरफ, दूसरी तरफ डार साहब ने अपना रोना पिटना शुरू कर दिया, देखा ना आपने? पूरे प्रोग्राम में उन्होंने अपना रोना पिटना, अपना मुकदमा निकाल के लाके बाहर ले आया। इनके पास कोई और बात करने को नहीं है। ओ भाई डरते क्यों, बर्दाश्त कर रहे हैं। ओ भाई तुम पहले उस्मा की बात सुन ले यार, ऑडियो पे। जी जी, रोने देख देख के हमारी हंसियां निकल जाती है। खुदा का वास्ता है यार, आप इनके रोने का मजाक क्यों उड़ा रही है उस्मा बुखारी साहिबा? क्या हो गया यार? भाई मैं जेल में गई थी, मुझे किसी ने रोते देखा? बात कर ले मेरी बहन, बात किया कर मेरे भाई, रोता क्यों है? बात तो सुन लो ना, मैं तो इसको चौथी कैटेगरी बता रहा हूँ। हिम्मत करो ना। और इमरान खान जो है लोगों से, रजाकारों से उनकी तैयारी कराने से पहले अपने मुकदमात जो है उसके केस वापस ले लें, अपनी जमानतें वापस ले लें इमरान खान साहब। फिर किसी को कहे रजाकार को कि जी जाओ एनरोलमेंट कराओ, पर इमरान खान अपनी एनरोलमेंट तो कराए। क्यों जमानतें देते? मेरी शेख रशीद साहब क्यों जमानत दे रहे हैं? वो तो पहले कैदी होने चाहिए ना इस तहरीक के। और अच्छा होगा मोहम्मद सलाई को बुलवाएं जरा बाहर से, और परवेज इलाही, मोहम्मद सलाई जो है वो इमरान खान के साथ। तो आप कह रही हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जेल भरो तहरीक से, या जेल भरो तहरीक होगी नहीं? आप क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको याद है, आप हर प्रोग्राम में मुझे डराते होते थे, उस्मा बुखारी साहिबा इन्होंने ये कर दिया तो आप क्या करेंगी, आप इन्होंने ये आपकी हुकूमत को चलने नहीं देना। मैं तब भी आपको क्या कहती थी, इन तिलों में तेल नहीं है। ये बेचारे ये रोंदो पार्टी जो है, कभी रोंदो पार्टी ने भी जेल भरो तक तहरीक की है। इन्हों को तो एक रात नहीं गुजारी जानी जड़ी। और जो इमरान खान जिनको चिपकलियों से डर बहुत लगता है, उनको जो है वो उनको आगे पते जाएंगे। अल्लाह ये बुरा टाइम किसी पर मेरे साथ रहिएगा प्लीज मैडम, पूरा कर ले अब एक दफा। अच्छा, भागना नहीं है, भागने नहीं देना। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब्दुल्ला भाई क्या समझे आप पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? कोई थोड़ा तजिया दे। इमरान खान की सियासत, ये जेल भरो तहरीक, ये मैशे की तबाही, सर हमें समझाएं ये मुल्क किस तरफ जा रहा है इस वक्त, किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़े अच्छे अल्फाज हमेशा मेरे वालिद के लिए रहे, और मेरे साथ एक मोहब्बत आपके रिश्ता, मैं उसका बहुत कदर करता हूँ। मैं अभी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था और कुछ अरसे से ये गुरूर जो तमाशा है इसको भी देख रहा हूँ। दिल बहुत दुखी है कि हर कोई अपने लीडर के साथ खड़ा है, अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, कोई पाकिस्तान के साथ भी खड़ा है, कोई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी खड़ा है,
और हकीकत यह है कि जंग खंदक के अंदर जो तमाम आलम इस्लाम के और पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पत्थर अपने पेट पे पहने और एक एक पत्थर जो थे वो बाकी सहाबा ने पहना था। तो इससे मतलब यह है कि आप खुद शुरू करें, लेकिन हकीकत यह है कि आपका एक मकसद होना चाहिए। और मकसद क्या है? हमने जब भी कौम इकट्ठी हुई, चाहे वो पाकिस्तान की तहरीक थी, चाहे वो 1965 की जंग थी, चाहे वो ज़लज़ला था या फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, नतीजा क्या निकला? हमने वो टारगेट्स अचीव किए जो अनअचीवेबल थे और पूरी दुनिया ने हमारी जो इत्तेहाद था उसकी तारीफ़ की। उसके बाद आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन हुआ फाटा के अंदर, तो उस टाइम पे हालांकि वो एक ऑपरेशन जारी था, लेकिन जब इंडिया से थ्रेट आई तो तमाम के तमाम जो कबाइल थे उन्होंने कहा कि हम पहले फ्रंट लाइन पे जाके और इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे और फौज दूसरे नंबर पे आएगी। लेकिन ये था वो भाई, ये बताया ना, इस वक्त आपको इस मुल्क यूनिटी नजर आ रही है? मतलब इमरान खान जो है उनके लिए, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हुआ है कि एपीसी के अंदर आ जाए या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर हुकूमत का, अफवाज का साथ दें। यही मुश्किल हुआ है बड़ा। नहीं, देखिए ना, वो नहीं करना ही नहीं चाह रहे ना जी। वो अगर एक इंसान एक एजेंडे के ऊपर काम ये कर रहा हो कि उसने, देखिए ना, जो भी बड़े लीडर होते हैं, चाहे आप इस्लामी दुनिया के ले लें या आप मगरबी दुनिया के, वो कौमों को यूनाइट करते हैं। कायदे आज़म ने कौम को यूनाइट किया, डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर आप डिवीज़न की तरफ जाएं, और दूसरी बात यह है कि चाहे वो जेल भरो हो या कुछ हो, ये साइन ऑफ एग्रेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप वीकनेस हैं, आप अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं। और वीकनेस का मतलब यह है कि आप जो है वो इस टाइम पे परेशान हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। और चाहे वो मसला कश्मीर हो, जब वो वज़ीर आज़म थे तो मसला कश्मीर पे भी आपको याद होगा कामरान भाई कि वो इकट्ठे नहीं बैठे। चाहे वो सैलाब का वक्त था, चाहे वो ज़लज़ले का वक्त था, चाहे वो कोई और वक्त था, वाहिद एक टाइम पे जब कोविड का वक्त था, आपने देखा कि कौम को लीडरशिप नहीं। लेकिन अब्दुल्ला भाई, आपको लगता है कि इमरान खान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, वो कहता है मैं करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूंगा? इसमें मुज़ायका क्या अगर उनका ये स्टैंड है? कौन सा जी प्रिंसिपल स्टांस है? अभी आप मेरी जबान खुलवाएंगे, कौन सा प्रिंसिपल स्टांस है? वो एमक्यूएम के साथ नहीं बैठा चाहना चाहते थे, वो काफ लीग के मुतल्लिक क्या कहते थे? कौन सा, कहां की प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? देखिए ना, ये ना करें, असल बात के ऊपर आए कि उनका मकसद क्या है। यानी कि जब तक तहरीक इंसाफ मौजूद है, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ जो लोग जो है वो मुंसलिक हैं, वो अच्छे हैं, वरना गद्दार हैं, वरना वो जो है वो पाकिस्तान दुश्मन है। अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी के थ्रू इदारों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना दिया हुआ है, तो उसके अंदर अब जो इमरान खान कह रहे हैं वही पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम मान रही है, इवन पाकिस्तान के कौमी इदारों के मुतल्लिक भी? कामरान भाई, ये बताइए, बैल्कनाइजेशन क्या थी? क्या ऐसा ही नहीं था कि लोगों को तफरीक किया गया, छोटे? लेकिन ये तो खतरनाक बात होगी ना सर। फिर मुख्तलिफ जो है तो इमरान खान को डील तो करना पड़ेगा ना अब्दुल्ला भाई, पीसफुली, मतलब उनसे बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब को देखें जी बताएं। देखिए किस तरह अभी हुकूमत जो है वो बुला रही है, एपीसी में बुला रही है, उनको कह रही है कि आए, बैठें और बात करें, कम से कम कौमी इश्यूज के ऊपर बात करें। दहशतगर्दी के अंदर इतना बड़ा वाकया हुआ, क्या ठीक है, इमरान खान साहब को पेशावर नहीं जाना चाहिए था? क्यों नहीं गए पेशावर? आई एग्री विद यू। क्या वजह है कि पेशावर नहीं गए? बिल्कुल सर, इसके ऊपर जो है ना राय लेंगे उस्मान डार साहब से, लेकिन एक वक्फे के बाद। हुकूमत के लिए मईशत सिर्फ एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, इलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा मसला है इमरान खान और उसको किस तरह डील किया जाएगा। नॉट इन अ नेगेटिव वे, मैं डील करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप किसी को जो है वो जिस तरह जो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी वो तो कुछ और ही कह रही थी, लेकिन मैं क्या मतलब उनसे उनको इंगेज करना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक के बाद ही बात करते हैं। हुकूमत ने जी खासा मजाक उड़ाया है जेल भरो तहरीक का, इजी ले रहे हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी को। दिखाएं जी जरा क्या कह रही है हुकूमत। उस्मान भाई, अभी तक तो इमरान खान साहब के फैसलों से ना पीडीएम जो है वो मजबूत होती नजर आ रही है, हुकूमत उनकी जो है फैलती नजर आ रही है, इस लिहाज से कि आप कह रहे हैं निगरान सेटअप भी पंजाब में उनका ही आ गया है, फेडरल में वो ऑलरेडी मौजूद है, सिंध में मौजूद है, और आप लोग जो है वो कभी सड़कों पर, कभी असेंबली से बाहर, अब आप जेलों में जा रहे हैं। मेरे भाई, ये क्या फैसला साजी हो रही है जमान पार्क में? क्या हो क्या रहा है यार ये?
और छोड़ो यार मेरे भाई छोड़ो इनको, ये बताओ कब आ रहे हो ज़मान पार्क? यहाँ तो चांद रात का समय है। मैं पाकिस्तानियों चाहता हूँ मेरा भाई कामरान शायद यहाँ आए, मेरे साथ पूड़ी हलवा खाए, गपशप लगाएं। बड़ा ज़बरदस्त पूड़ी हलवा चल रहा है इस वक्त। आ जाओ प्रोग्राम के बाद और ख़ुद ही देख लो कि कितने हज़ारों कारकुनान यहाँ जेलों में जाने के लिए मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे जब का इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है पाकिस्तानियों, इन लोगों की कांपे टांगना शुरू हो गई। अगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था या ये खिताब कर रहे थे, इनकी टांगों पे कैमरा जाता ना तो इन सब की कांपे टांग रही होनी थी पाकिस्तानियों। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी को मैं कहना चाहता हूँ, मरियम बीबी आप अपने कन्वेंशंस में, जलसों में लंदन से वापस आके भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पा रही जितने मेरे लीडर के घर के बाहर ज़मान पार्क। अगर 1 घंटे से पहले कोई निकल जाए इस रोड से आए तो इतना रश है। चांद रात का समय कामरान, चांद रात का समय। यहाँ तराने चल रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं, हलीम तैयार हो रही है, पूड़ी हलवा चल रहा है। मैंने आपको कहा आ जाओ। और रशाद भट्टी मेरे भाई को जरूर साथ लेके आना। मुझे नहीं पता भट्टी साहब इस्लामाबाद है या लाहौर में है। यार मुंह में तो पानी आप आ गया दोनों को मैं दावत दे रहा हूँ, आप हलवा, यहाँ पूरी, आए। चने, आप ये रोने धोने की बातें करते हैं, इनको के हमारे वर्कर्स के बाहर आके जज्बात, जुनून और उनके नहीं भाई वो तो पे अभी देखेंगे। देखें हम यार। जो है ना वो खाना पीने आ जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं चांद रात का समय है तो वो डर मेरे भाई। मेरे भाई मैं आपकी टीम को यहाँ ही रख रहा हूँ। आपकी टीम दुनिया न्यूज की कैमरामैन ये सारे यहाँ ही रहेंगे। वो जब मुझे तक लगता है डर भाई आप इसलिए रख रहे हैं मेरे साथ पूड़ी हलवा खाएंगे यहाँ। ठीक यार इजी ले रहे हैं आप तो। उस्मा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मेरे भाई जी बिल्कुल आ रही है। हमारा मैच इनके भाई साथ ये नहीं तो है। जश्न का ये समा तो किए ऐसे बैठे। हम ऐसा मैच डाल रहे हैं। जो लोग जश्न मना रहे हो उनको ना फांसी की परवाह, ना जेल की परवाह, ना कत्ल होने की परवाह, शहादत उनका ईमान है। सर कफन बांध के गाजी बने फिर रहे में क्या हो गया उस्मा साहिबा? आपको देखे सही हालात क्या चल रहे हैं उधर? वाकई कामरान क्या बात है। अभी थोड़ी देर पहले वक्फे से पहले तक इसके मेरे भाई उस्मान डार के पीछे गनमैन खड़ा था एक बंदूक लेके। ये तो किसी से डरते नहीं है, इनको तो किसी से डर नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि ओ भाई एक मिनट पहले था उस्मान भाई था। अब ये दूसरों की पहले से पूछो, मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। इनको चुप एक कराओ। मिनट उस्मा, एक मिनट मैं इसको सुन लेती हूँ ना। पहले उस्मा साहब कंप्लीट कर ले। कामरान उसके बाद मेरा मुकदमा मैंने लड़ेगी। कितनी दफा क्या बड़े हो जाओ, ग्रो अप नाउ। मेरी बहन मेरा मुकदमा लड़ेगी अगर मैं पकड़ा जाता हूँ। हाँ हम सब लड़ेंगे। आप पकड़े तो जाए एक दफा यार, आप पकड़े बहन मेरा मुकदमा लड़ेगी। नहीं हम भी लड़ेंगे यार। आप एक बार जेल जाए तो सही मेरे भाई, मेरे मुंह में खाक। उस्मा साहब कंप्लीट करें। ये मेरी लाडली बहन अपने भाई का मुकदमा लड़ेगी। हाँ वकील है, बताओ भी उस्मा। मेरा मुकदमा ये लड़ेगी। नहीं मुझे तो पता नहीं भाई तेरे पे मुकदमा है क्या। और दूसरों की कांपे टांगने देखने की बजाय तुम पूरे के पूरे टंग गए हो। मेरे भाई असम्बली से बाहर आके टंग गए हो, लॉन्ग मार्च के बीच में टंग गए हो, और अब तुम जो है वो इस्तीफे दे के टंग गए तो तुम सारे के सारे टंग गए हो। उत्तर तुम टंग गए हो और अभी आगे आगे टंगने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या करो ग्रो अप। अगर इन पे मुकदमा हो गया डार साहब पे तो यार आप टॉप लॉयर हैं। मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले फोन पे हूँ। फोन पे हूँ। केस जीतना तो उस्मा को वकील लेना है। वकील उस्मा साहबा को लेना। जी उस्मा साहबा बताएं। अब मेरी हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फीस बता दूंगी, अगर कर सकते होगे तो देख लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो है ना इसको मेरे भाई को जो है फिर अपना स्यापा पे हुआ, देख लिया ना आपने। हर घूम फिर के अपना स्यापा पे आओ। भाई तुम्हारी पार्टी की बात हो रही है, तुम्हारी पार्टी ने जेल जाना है, तुम्हारे लीडर ने जेल जाना है, तो फिर घूम फिर के अपने ऊपर आ जाते हो। और ये जो है ना ये जो जश्न मना रहा ना वहाँ बैठ के, ओ भाई वहाँ पे हाजिरी जो रजिस्टर रखा हुआ ना जिसके ऊपर लोगों की गिनती होती है, हाजिर जनाब केड़ा हाजिर जनाब, आप भी पूड़ी हलवा खाओ, किसने टिकट लेनी हाजिर जनाब। और बस करते भाई यहाँ पे मेरी छोटी बहन पूड़ी हलवा खाते हैं। नहीं अल्लाह ना करे हम कूफे में कदम रखे, तुम बाहर आओ प्यारे भाई। अब हमने अंदर नहीं आना, तुमने बाहर आना है क्योंकि तुमने जेल में जाना है। मेरा भाई गरम पूड़ी हलवा। अच्छा जी भट्टी साहब बात ये हो रही है, मेरा वादा है मैं तुम्हें जेल में। कहने का मतलब ये हो गया कि भट्टी साहब आपको क्या लग रहा है कि ये जेल भरो तहरीक में इमरान खान मुखलिस है और वाकई आपको लगता है जेलें भर जाएंगी? एक दो जुमले सिर्फ आपकी इजाज़त से, फिर जेल भरो पे आपको एक बड़े मज़े की बात बताने लगा। इमरान खान साहब का लास्ट जो मीटिंग में उन्होंने एक फरमाई है। अच्छा
पहली बात तो ये है कि मियाँ शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब को तीसरा बेटा कहा करते थे। दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात का बयान रिकॉर्ड पर है कि अगर मुशर्रफ गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं, हमें भी फांसी लगाई जाए। वो इस वक्त अज़मा साहिबा के इत्तेहादी हैं। तीसरी बात कि बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ मार्शल लॉ को वेलकम किया था, वो भी इत्तेहादी हैं अज़मा साहिबा के। बाकी जायद अहमद दानियाल अजीज़ और पिस्तौल बदल भाई अमीर मुकाम मुशर्रफ साहब के और मुशाहिद हुसैन भी मुस्लिम लीग नून में है। और अमेरिका से डॉलर अगर मुशर्रफ दौर में आते थे और जमहूरी दौर में अमेरिका के IMF ने आपको घुटने टिकवाए हुए हैं तो मुबारक हो। और मुशर्रफ साहब की आखिरी तकरीर के वो जो हाथ उठा के ना इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ और उसके अल्लाह। अब आ जाए जेल भरो तहरीक पे। आखिरी बात इमरान खान साहब ने पिछली मीटिंग में कहा है कि असम्बलियाँ सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी। आज इन सारों को परवेज़ इलाही याद आ रहे होंगे कि जो बार बार जाते थे और कहते थे ना तोड़ो, हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, हमें पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारियाँ, इमरान खान साहब ने कहा है मुबैना तौर पे। अच्छा केस जी तो अच्छा और आज वो याद आ रहे होंगे सारी चीज़ें उनकी और वो उन्होंने तोड़ दी। अब जेल भरो तहरीक ये नाकाम होगी, बिल्कुल फ्लॉप होगी। उसकी वजह यह है कौन जाएगा जेल में? 100 बंदा, 200 बंदा, 300 बंदा करेंगे क्या जेल में जाके? कैसे जेल में जाएंगे? और तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक सियासी तुरुप का पत्ता या सियासी चाल अगली कह लें, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम हुआ। इमरान खान साहब ने धरनों में तरीके सिविल नाफरमानी भी की का ऐलान भी किया था कि हुंडी हवाला से पैसे भेजें और बिल ना दें और हुकूमत से तावन ना करें। फिर उन्होंने IMF का भी मुआहदा तोड़वाने की बात की थी। तीनों नहीं चले तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है कि इस वक्त वक्त की तरह किला था। मैं अब्दुल्ला गुल साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, आप इमरान खान की सियासत को क्या समझते हैं कि आज अगर वो रियलाइज़ करें उन्होंने गलती की तो फिर अब वो अंडू तो हो नहीं सकती, या आप समझते हैं कि नहीं, जिस तरह तहरीक इंसाफ समझते हैं ये बड़ा इंकलाबी बयानिया था, बड़ा अच्छा किया हुकूमत गंवा दी इलेक्शन कराने के लिए? व्हाट वेंट रॉन्ग विद इमरान खान इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद? देखिए, गलत हुआ मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब जो है वो शायद अपने मिस कैलकुलेट कर गए और वो ओवर प्ले कर गए। और अभी लाइटर नोट के ऊपर ये है कि चांद रात का समा पे जब होता है लोग खाते पीते हैं, अगले दिन नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपने घरों को चले जाया करते हैं। और यहाँ ये भी हकीकत है कि जब जिस दिन उनकी हुकूमत गई 10 अप्रैल को, तो पूरी दुनिया में लोग बाहर निकले, ये एक रियलिटी है, और किसी के कहे बगैर निकले। लेकिन जिस दिन उनको नाअहल करार दिया उस दिन आपने भी देखा और हमने भी देखा, जब उनको गोली लगी तब भी क्राउड नहीं निकला। कितने लोग जी कितने निकले, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। तो इसलिए एक तो ये मैं इरशाद भट्टी साहब से इत्तफाक राय रखता हूँ कि ये फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन देखिए, मायूसियाँ फैला के अपने इदारों के मुतल्लिक जो है वो शकूक व शुबहात पैदा करके, यही वो इदारे थे जिनके साथ आप एक पेज के ऊपर थे, यही वो लोग थे जो आपके लिए काम करें तो अच्छे, लेकिन अगर वही कामरान शाहिद साहब के लिए करें तो वो बुरे। ये गलत रवैये हैं। आपको सियासत के अंदर एक मैच्योरिटी हासिल करनी पड़ेगी। आपको सियासी मामलात को जो है वो सोशल मीडिया की जो एक झूठी पॉपुलैरिटी है उसके अंदर नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आज फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो यकीन माने कि वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले पाएंगे। हाँ, एक बड़ा नंबर ले पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह है मुआशी अदम इस्तेहकाम। सर, इसी पे एक ब्रेक लूंगा। और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि आप कह रहे हैं कि वो शायद 2/3 मेजॉरिटी ना ले पाए अपने फैसलों की वजह से। क्या इसकी रियलाइजेशन तहरीक इंसाफ को है? ब्रेक के बाद पूछते हैं डार साहब से। डार साहब, ये जेल भरो तहरीक भी आपको भी नाकाम होती नजर आ रही है बाकियों की तरह, और देन व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान की ये क्लिप रिकॉर्ड पे रखना, कामरान, ये जेलें कम पड़ जाएंगी, जितनी भी जेलें हैं इस मुल्क के अंदर वो कम पड़ जाएंगी, इन्हें नई जेलें बनानी पड़ेंगी। सब तैयार हैं। आपकी टीम को मैंने दावत दी है। अब्दुल्ला साहब, शायद आप नाम ले रहे थे, जो दूसरे यहाँ आपके हमीद गुल साहब के बेटे हैं, तजिया निगार। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जनरल हमीद गुल साहब के बेटे। हाँ जी, तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आज कामरान कौम का एक तकसीम आ चुका है।
एक कौम खड़ी है रूल ऑफ लॉ की, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान के साथ। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक जो स्लब हो चुके हैं इस वक्त आम शहरी के, उसकी जदोजहद जो इमरान खान कर रहा है उसके साथ खड़ी है। और इमरान खान के साथ खड़े होने का मतलब ये है, मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान कोई अपनी ज़ात की स्ट्रगल नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस निज़ाम के उस्मान भाई, तो बेनिफिशियरी हैं। मुझे कामरान, आप ये बताएं तो ये उस्मान भाई तकसीम आ कि चुकी आपने है। खुद कहा कि तकसीम हो चुकी है कौम, तो आपके जैसे जो कदावर लीडर हैं वो कौम को तकसीम के बजाय जो है वो यूनाइट क्यों नहीं करते? ये मेरा आपसे सवाल है और आपसे इल्तिजा भी है। ये तो ये हो गया। उस्मा साहिबा, नहीं देखें, जेलें आप कम पड़ फिर- आप जाएंगी। ये फिर आप एक कम नहीं पड़ेंगी, इनके रोने कम पड़ जाएंगे। और वो ये जो कौम है उन्हें किस चीज का नाम रखा हुआ है भाई, ये तो बता दो। वो कौम 25 मई को भी नहीं निकली थी, वो कौम 26 नवंबर को भी नहीं निकली थी। वो कौम जो है वो जो है 800-900 आ जाओ ना ज़ुबान पाक, यहाँ देख लो आगे। उसको कौम कहते हैं। यार ये प्यारे ज़ुबान भाई, पाक में इसका नाम हो अपने क्या रहा है कौम जो मेरा रखा भाई है, सबको कौम की बुलाता है? आबादी आगे जो है ना, दिखा देते हैं। वो 22 करोड़ से ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। और प्लीज तुम जेल जरूर जाना, मुझे तुम्हें जेल में जाके जाओ, जानते पूरी हलवा भी खाएंगे मैं और तुम्हें कौम को खाना भी दिखाएंगे भेजूंगी। आपको। आ तुम्हारी जाओ। मर्जी का खाना पकवा के जो है मैं तुम्हें जेल में भिजवाऊंगी। ये तुम्हारा मेरा वादा रहा। अच्छा, वो वाला चलो। लाना जो मियां नवाज शरीफ को जाता था जेल में, न्यारी पाए नल्ली। लेकिन एक बात बताएं, एक बात- दीवार फलान के भागना जो मियां एक साहब को बात जेल में बताएं, जाता था पाए लाहौर डार के, साहब एक बात जेल में। बताएं। भागते भी हो नल्ली। और भागते भी हो। डार साहब मुझे एक बात बताएं, ये वहाँ पे इमरान खान की रेजिडेंस के बाहर हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब कवर करते 10 साल हो गए। उन्होंने कभी अल्लाह के फजल से हमें कभी चाय नहीं पूछी जब हम जाया करते थे उनका इंटरव्यू करने, कभी पानी का गिलास नहीं पूछते थे वहाँ पे। एक दफ़ा गलती से मैं अपनी कॉफ़ी ले गया, उनका इंटरव्यू हो रहा था, इमरान समझे कि उनके स्टाफ ने उनके लिए रखी हुई है तो उन्होंने उठा के वही पीनी। मैंने कहा भाई ये मेरी है, आप तो कभी किसी को झूठे मुंह पूछते ही नहीं। और वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इखलाक था उनका जो हमने देखा है बनी गाला के अंदर, कि वो वहाँ पे उनके अगर हम घर इंटरव्यू करने गए, मेरी तो खैर आदत ही नहीं है, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं खाता पीता नहीं उस वक्त, तो वो हम मेरे सामने बैठ के कहा करते थे मुझे और सबको इग्नोर करके कि एक कॉफ़ी ले आओ अपने लिए सिर्फ। तो मेरे भाई ये किस तरह, ये क्या हुआ, मेरे ये साथ रेल कैसा पेल किस हुआ? तरह हो गई? एक मिनट पहले मैं पूरा मंजर खींच दूं। कामरान, इखलाक सुन के लो। लिहाज से तो इमरान खान साहब को ये पूछना किसी से कि यार मेरे घर आए हो पानी पी लो, मेरे घर आए हो कॉफ़ी पी लो, ये तो इमरान खान साहब को छू के नहीं गुजरा ना, उनकी कोई ट्रेनिंग इस तरह की हुई। तो आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं, ये इमरान खान ने अपने पैसों से लगाए हैं, ये क्या पर्पज़ है इसका भाई? ये जो तिक्के मिल रहे हैं, क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से बचने के लिए जश्न क्रिएट किया? मेरे भाई जब पुलिस आएगी ना, उन्होंने रोनते हुए आ जाना, आप जमानतें करा के रखे, मेरा ये मंजर मुझसे देखा नहीं जाएगा। जी डार साहब, दो बातें मैं जवाब दूंगा। एक, आपने कॉफी के हवाले से बात की, जब पैसे हलाल सर के प्रोग्राम हो, का हलाल वक्त की खत्म हो गया, कमाई से कॉफी घर बात चल करेंगे रहा हो, तो कल फिर मेरे कॉफी भाई, पे ही कल बात करेंगे, उम्मीद दीजिए इजाजत।